हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। प्रथम नरसिम्हन समिति रिपोर्ट 1991। वित्तीय क्षेत्र के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए नरसिम्हन समिति ने सिफारिशें की। नरसिम्हन समिति की सिफारिशें: पहला, बैंकिंग संरचना के लिए 4 स्तरीय पदानुक्रम की स्थापना, जिसमें शीर्ष पर 3 से 4 बड़े बैंक आरबीआई सहित और निचले स्तर पर कृषि गतिविधियों में लगे ग्रामीण बैंक होंगे। दूसरा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर पर्यवेक्षी कार्य आरबीआई द्वारा प्रायोजित एक अर्ध स्वायत्त निकाय को सौंपा जा सकता है। तीसरा, वैधानिक तरलता अनुपात में चरणबद्ध कमी। चौथा, 8% पूंजी पर्याप्तता अनुपात की चरणबद्ध उपलब्धि। पाँचवा, शाखा लाइसेंसिंग नीति को समाप्त करना। छठा, परिसंपत्तियों का उचित वर्गीकरण तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के खातों का पूर्ण खुलासा। सातवां, ब्याज दरों का विनियमन। आठवां, आईडीबीआई की प्रत्यक्ष ऋण गतिविधि को एक अलग कॉर्पोरेट निकाय को सौंपना। नौवां, भागीदारी दृष्टिकोण पर वित्तीय संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा। 10वां, उन बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो के एक हिस्से को अपने नियंत्रण में लेने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की निधि की स्थापना करना, जिनकी वसूली कठिन हो गई है। सरकार के बैंकिंग सुधार उपाय। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा 1991 से निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला, एसएलआर और सीआरआर को कम करना। उच्च एसएलआर और सीआरआर ने बैंकों के मुनाफे को कम कर दिया। एसएलआर 1991 में 38.5% से घटाकर 1997 में 25% कर दिया गया था। इससे बैंकों के पास कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के लिए आवंटन हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध हो गई। नगद आरक्षी अनुपात। सीआरआर आरबीआई के पास रखी जाने वाली बैंकों की कुल जमा राशि का नगद अनुपात है। सीआरआर को 1991 में 15% से घटाकर जून 2003 में 4.1% कर दिया गया था। इसका उद्देश्य आरबीआई के पास जमा धनराशि को मुक्त करना है। दूसरे नंबर पे विवेकपूर्ण मानदंड। वाणिज्यिक बैंकों में व्यावसायिकता लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण मानदंड शुरू किए गए हैं। विवेकपूर्ण मानदंडों का उद्देश्य आय का उचित प्रकटीकरण, परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और डूबत ऋणों के लिए प्रावधान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाणिज्यिक बैंकों के बही खाते वित्तीय स्थिति की सटीक और सही तस्वीर दर्शाते हैं। विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंकों को सभी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए 100% प्रावधान करना आवश्यक था। इस उद्देश्य के लिए 2 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 10,000 करोड़ रुपए का वित्तपोषण निर्धारित किया गया था। तीसरा, पूंजी पर्याप्तता मानदंड। पूंजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम पूंजी और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का अनुपात है। अप्रैल 1992 में आरबीआई ने सीएएन को 8% पर निर्धारित किया था। मार्च 1996 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 8% का अनुपात प्राप्त कर लिया था। विदेशी बैंकों ने भी इसे प्राप्त कर लिया था। चौथा, ब्याज दरों का विनियमन। नरसिम्हन समिति ने यह वकालत की थी कि ब्याज दरें बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। 1992 के बाद से ब्याज दरें काफ़ी सरल और मुक्त हो गई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अब अपने जमा राशियों पर न्यूनतम दर और अधिकतम दर के अधीन ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता है। घरेलू सावधि जमा पर ब्याज दर को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। 2 लाख रुपए से अधिक के सामान्य अग्रिमों पर एसबीआई और अन्य बैंकों की प्रधान उधार दर कम कर दी गई है।
2 लाख रुपए से अधिक के बैंक ऋण पर ब्याज दर को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। सभी सहकारी बैंकों की जमा राशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है तथा न्यूनतम उधार दर 13% कर दी गई है। 5वां, ऋणों की वसूली। भारत सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली को सुगम और त्वरित बनाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 पारित किया है। 6 विशेष वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। मुंबई में एक अपीलीय न्यायाधिकरण भी स्थापित किया गया है। 6, नए निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा। बैंकिंग निजी क्षेत्र के लिए खुली है। नए निजी क्षेत्र के बैंक पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। इन नए निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी संस्थागत निवेशकों से 20% तक और अनिवासी भारतीयों से 40% तक पूंजी जुटाने की अनुमति है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। 7वां, पूंजी बाजार तक पहुंच। बैंकों को सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से पूंजी जुटाने में सक्षम बनाने के लिए बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण अधिनियम में संशोधन किया गया। इस प्रावधान के अधीन है कि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी चुकता पूंजी के 51% से कम नहीं होगी। SBI पहले ही इक्विटी और बॉन्ड के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में धन जुटा चुका है। 8वां, संचालन की स्वतंत्रता। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात और विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंडों को प्राप्त करने के बाद नई शाखाएं खोलने और विस्तार काउंटरों को उन्नत करने की स्वतंत्रता दी गई है। बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा अन्य गैर व्यवहार्य शाखाओं को बंद करने की भी अनुमति है। 9वां, स्थानीय क्षेत्र बैंक। 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए और निजी क्षेत्र में 7 स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना को मंजूरी दी। ये स्थानीय क्षेत्र बैंक ग्रामीण बचत को जुटाने और उन्हें स्थानीय क्षेत्रों में निवेश में लगाने में मदद करेंगे। 10वां, वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सलाहकार परिषद के साथ एक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना की है। 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पर्यवेक्षण विभाग नामक एक नए विभाग की स्थापना की। नरसिम्हन समिति रिपोर्ट 2, 1998। 1998 में सरकार ने श्री नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक और समिति गठित की। इसे बैंकिंग क्षेत्र समिति के नाम से जाना जाता है। इससे बैंकिंग सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने और भारत की वित्तीय प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने का काम सौंपा गया था। इस समिति ने पूंजी पर्याप्तता, बैंक विलय, बैंक विधान आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। इसने अप्रैल 1998 में निम्नलिखित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। पहला, भारत में बैंकों का सुदृढ़ीकरण। समिति ने चालू खाता परिवर्तनीयता के संदर्भ में एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली पर विचार किया। समिति का मानना था कि भारतीय बैंकों को CAC की परिप्रेक्ष्य में घरेलू तरलता और विनिमय दर प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए समिति ने मजबूत बैंकों के विलय की सिफारिश की, जिसका उद्योग पर गुणक प्रभाव पड़ा। दूसरे नंबर पर है संकीर्ण बैंकिंग। उन दिनों कई सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या से जूझ रहे थे। उनमें से कुछ का NPA उनकी परिसंपत्तियों के 20% तक पहुंच गया था। इसलिए
इन बैंकों के सफल पुनर्वास के लिए संकीर्ण बैंकिंग अवधारणा की सिफारिश की गई, जिसके तहत कमजोर बैंकों को अपनी धनराशि केवल अल्पावधि और जोखिम मुक्त परिसंपत्तियों में ही निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। तीसरे नंबर पर है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अंतर्निहित शक्तियों में सुधार के लिए समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को बढ़ाना चाहिए। इससे उनकी अवशोषण क्षमता में भी और सुधार होगा। वर्तमान में भारतीय बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% है। चौथा, बैंक स्वामित्व। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था कि बैंकों को उनके कामकाज में स्वतंत्रता और बैंक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। यह महसूस किया गया कि प्रबंधन और स्वामित्व तथा बैंक स्वायत्तता के रूप में बैंकों पर सरकारी नियंत्रण साथ साथ नहीं चल सकता। इसलिए इसने बोर्डों के कार्यों की समीक्षा की सिफारिश की और उन्हें पेशेवर कॉर्पोरेट रणनीति अपनाने में सक्षम बनाया। पांचवा, बैंकिंग कानूनों की समीक्षा। समिति ने माना कि भारतीय बैंकिंग उद्योग को नियंत्रित करने वाले मुख्य कानूनों जैसे RBI अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम आदि की समीक्षा और संशोधन की तत्काल आवश्यकता है। यह उन्नयन उन्हें भारत में बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप लाएगा। इन प्रमुख सिफारिशों के अलावा समिति ने तीव्र कंप्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, बैंकों का राजनीतिकरण समाप्त करने, बैंकिंग में व्यावसायिकता, बैंकिंग भर्ती की समीक्षा आदि की भी सिफारिश की है।